अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बने, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को किस तरह कवरेज की, एक नज़र डालते हैं। हुकूमत का नवाज शरीफ की वापसी के लिए शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान का दयामिर भाषा डैम बर वक्त तामीर करने का ऐलान और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ के खिताब को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर नुमाया तौर पर शाया किया। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, वफाकी काबीना नवाज शरीफ को लाने के लिए शहबाज शरीफ के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला। रोजनामा दुनिया ने इसी खबर की सुर्खी के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया। शहबाज शरीफ अपने भाई को वापस लाएं वरना उन्हें नाअहल करार दिलवाया जाए। कोरोना की शरह दुगना मगर अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। वफाकी काबीना। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात के बयान को रोजनामा पाकिस्तान ने सुर्खी के तौर पर लिया। शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए लाहौर हाईकोर्ट जाएंगे चौधरी फवाद हुसैन। रोजनामा ने बात की सुर्खी वज़ीर आज़म के बयान से मुतालिक है। दो कबाइल में पुराना तनाज़ा हल, राह हमवार, दयामिर भाषा डैम बर वक्त तामीर होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान। रोजनामा जंग ने वज़ीर आज़म के बयान से इन अल्फाज को हाईलाइट किया। महंगाई से लोग परेशान, ये आलमी मसला, हुकूमत क्या करे, पाकिस्तान अब भी खित्ते का सस्ता मुल्क, वज़ीर आज़म इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने दीगर अखबारात की निस्बत आर्मी चीफ के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब की सुर्खी लगाई। चैलेंजों से निपटने के लिए जंगी तैयारियां जारी रखेंगे, आर्मी चीफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। इंग्लिश अखबार डॉन की लीड स्टोरी है, गवर्नमेंट फर्म्स अप प्लान्स फॉर अनदर केस अगेंस्ट शहबाज। डेली टाइम्स की टॉप स्टोरी है, कैबिनेट डिसाइड्स टू मूव लाहौर हाई कोर्ट फॉर शहबाज डिस्क्वालिफिकेशन। द नेशन की मेन स्टोरी है, इन्फ्लेशन हैज हिट एंटायर वर्ल्ड, पीएम डिफेंड्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन स्टोरी है, शहबाज टू पे फॉर शरीफ्स एक्सटेंडेड स्टे इन लंदन। द न्यूज ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। गवर्नमेंट टू फाइल केस अगेंस्ट शहबाज फॉर गिविंग फेक एफिडेविट फवाद चौधरी। ये थी जी हेडलाइंस और एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे। नवाज शरीफ फ्रॉड से गए, शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए हाईकोर्ट जाएंगे चौधरी फवाद हुसैन। पीडीएम को एक और झटका, आसिफ जरदारी ने दोबारा हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत को जवाबदेह होगा, फारिग भी कर सकते हैं शौकत तरीन। अपोजिशन अदम एतमाद पर भी तकसीम। आज के प्रोग्राम में रोजनामा 92 का इदारिया, अफगानिस्तान में पाकिस्तान दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाई, और रोजनामा डान में जाहिद हुसैन साहब का कालम रिडिफाइंग नेशनल सिक्योरिटी, ये शामिल है। और टॉप ट्रेंड में गुड न्यूज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? आप ठीक ठाक हैं? आप हफ्ते के कुछ खराब है, गला थोड़ा सा वो खराब है, और क्या नाम है? नीयत तो ठीक है। नीयत तो आपके होते हुए मतलब कैसे सही हो सकती है? नीयत तो ठीक हो ही नहीं सकती। फिर खालिद साहब मौजूद हैं, खालिद साहब की जो नज़रों में शिकरे की वो है ना चमक, उससे वो हो जाते हैं। हमारी महफिल की क्या बनेगा अगर गला खराब है तो? नहीं, वो आप शाम गजल जो है, जो शाम गजल है ना, वो मैं आपके दरबार पे जब आप कहेंगे जनाब, हम कव्वाली से लेके गजल तक हम तो आपके वो हैं, क्या फॉलोअर हैं। मैंने मार के सुनानी। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं आजकल मैं कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा जी मेरे पीछे जो गाइडेंस है वो शफीक अवान साहब की है। सारा मलबा तो शफीक अवान से पाके मुझे डायरेक्शन सलमान आबिद साहब देते हैं। अच्छा, आगे मैं ट्रांसफर करता हूं। मैं समझ गया, और इन्हें देते हैं खालिद क्यूम। इसका मतलब है खालिद क्यूम हम चारों को चलाते हैं। हाँ, जहाँ मुफाहमत की बात करें तो वो वहां पर मेरे आप कह सकते हैं। अच्छा, मुफाहमत इन्वर्टेड कामों में। हाँ, ये रिकंसिलिएशन पे बड़ा बिलीव करते हैं। करते हैं, यकीन करते हैं। खालिद क्यूम की जेब में हर वक्त एक एनआरओ मौजूद होता है। एनआरओ से तो रास्ता मिलना, तो नवाज शरीफ के लिए बड़े ही खुश लकी साबित हो सकते हैं। सर जी, वही तो असल बात है जो आज शुरू करने लगे कि हुकूमत ने एक दफा फिर कह दिया भाई एनआरओ कोई नहीं, शहबाज शरीफ जामिन है तो हाई कोर्ट जाएंगे। और वो जाके नवाज शरीफ फ्रॉड करके गए, शहबाज शरीफ साहब ने लिख के दिया कि जी अगर ये नहीं आएंगे तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो हम तो जाएंगे अब अदालतों में। तो आप समझते, एक प्रोड्यूसर साहब कहते हैं नहीं जी पहले रिपोर्ट दिखाएं, हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो रिपोर्ट देखते हैं जी, फिर इस पर बात करते हैं।
वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रजू करने का फैसला किया। नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉड था और 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया। शहबाज शरीफ इस फ्रॉड में मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं। या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें, दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है। वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ के मामले पर उनके जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अदम वापसी पर हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत का ड्रामा रचाया गया जो दुरुस्त नहीं। अब काबीना ने इस मामले पर शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 17 महीने में कोई इलाज नहीं कराया। जो रिपोर्ट्स भेजी हैं उन्हें पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। उनका बाहर जाना इलाज के लिए नहीं बल्कि एक फ्रॉड था और इस फ्रॉड में शहबाज शरीफ शरीक हैं। अब जबकि साबित हो चुका है, 17 महीने हो चुके हैं कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉड था और 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया है। जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। 2 दफ़ा पाकिस्तान की एम्बेसी ने रब्ता किया शरीफ फैमिली से, दोनों दफ़ा उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके 2 बातें उनसे जो हैं वो उनके सामने रखें। या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें और लेकर आएँ, दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है और उसके साथ जो सज़ा है वो भी उनको अकॉर्डिंगली दी जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि नवाज शरीफ की फैमिली से पाकिस्तानी हाई कमीशन ने राब्ता किया लेकिन उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं दी। पाकिस्तान एम्बेसी ने दोबारा राब्ता किया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब शहबाज शरीफ अपने बयान के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के इकदाम करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अदालत में ये दरख्वास्त करेंगे कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस लाए, बसूरत दीगर उन्हें नाअहल करार दिया जाए। बसूरत दीगर उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा। शफीक साहब देखिए, यहाँ तो पहले मैं सवाल उठाऊंगा कि मुस्लिम लीग नून की अखलाकियात कहाँ गई हैं। ऐसे इकबाल जैसे बड़े मुँह के दर्ज करते हैं, अखलाकियात का दर्ज देते हैं और शहबाज शरीफ साहब अखलाकियात का दर्ज देते हैं प्राइम मिनिस्टर को और पूरी काबीना को। तो भाई आप जामिन थे इसमें, तो आप अपना जो अखलाक का दूसरों को दर्ज देते हो आप उन्हें वापस दे के आएँ। ये तो आपका फ़र्ज़ है। अखलाकियात से बात आगे चली गई है। आप जामिन थे, आपने कहा था कि मैं लेके आऊँगा। मैं उस जो 9 घंटे की जो प्रोसीडिंग थी ना हाई कोर्ट की, पूरा सब मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ होता रहा। ये इन्होंने कहा कि मैं जामिन हूँ। मैं जब एक सवाल उठाया सरकारी वकील ने कि वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आई गारंटी सर, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा, तो अब ये देखें, अब ना कोई शहबाज पल्ला पकड़ा रहे हैं, ना मुस्लिम लीग नून पल्ला पकड़ा रही है। भैया आप इलाज के लिए गए थे, तो इलाज कहाँ गया? आप तो माशाल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत है, आप तो वहाँ हट्टे कट्टे फिर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, सैर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कानून का मजाक उड़ा रहे हैं कि आप पाकिस्तानी कानून को वो जूते की नोक पर रखते हैं। तो ये हुकूमत ने ये कदम उठाया, ये बिल्कुल सही उठाया, ये बहुत पहले उठाना चाहिए था, क्योंकि हमारे सियासत में अखलाकियात या वो नहीं कि आप जिस मकसद के लिए गए हैं, 4 माह के लिए गए हैं और आप मेरा ख्याल है 4 साल बाद भी नहीं आएंगे। तो इसमें अदालतों को भी खुद नोटिस देना चाहिए ना। ये वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। अदालत से इजाज़त ले गए, अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है। अब इस तौहीन अदालत पे हमारी अदालतें भी खामोश है, हमारा निज़ाम इंसाफ भी खामोश है। एक जो साइकिल चोरी, मुर्गी चोरी और दूसरे छोटी चोरियों में बच्चे लोग जो हैं वो सालों जेल में रहते हैं और उनका कोई ज़मानत भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये साहिब सरवत लोग हैं और सिस्टम में 30 साल रहे हैं, सिस्टम जानते हैं कैसे सिस्टम को खेलना है, लेकिन अदलिया जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले कर रहा है, तो इधर भी आए ना, बिल्कुल सही, सियासतदानों की तरफ भी आए बिल्कुल जो सबको लूट के चले गए और चले आप हुकूमत को छोड़ दें, हमें आपको कौम को छोड़ दें, अदालत को धोखा दे गए, तो कम से कम उसका नोटिस लेंगे जो आपको धोखा दे रहे हैं, मुसलसल धोखा दे रहे हैं और उनकी पार्टी यहाँ मुसलसल चीट कर रही है।
आपके फैसले को मजाक उड़ा रही है कि हम नहीं मानते, सही। यहाँ आप खामोश है। बिल्कुल ठीक तो है, अदालत भी बिल्कुल अपना ठीक फर्ज अदा करे तो सुओ मोटो ले। सलमान साहब, मुख्तलिफ अखबारात में आज ये भी खबर छपी है कि जी सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो नवाज शरीफ साहब के तायात नाअहली के को ख़त्म कराने जा रही है। तो बार्स को ये नज़र नहीं आ रहा कि अदालतों में जिन लोगों ने झूठे स्टाम्प जमा कराए हैं और अदालतों में जिन लोगों ने झूठी गवाहियाँ, शहादतें दी हैं, ज़मानतें दी हैं, उनके खिलाफ भी जाना चाहिए? एक तो बड़ी वजाहत हो गई ना जी, सुप्रीम कोर्ट बार जो एक बहुत बड़ी एसोसिएशन होती है, वो कानून की हुक्मरानी से ज़्यादा अपने एक सियासी अज़ाइम रखती है और एक सियासी एजेंडा रखती है। ये जो आबिद साकी साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और ये एहसन बोन साहब, ये साफ जाहिर कर रहा है ना इनका एक सियासी एजेंडा है। और इसी सियासी एजेंडे के तहत लाहौर में जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी आपको पता था। अब सवाल ये है कि ये जो जिस तरह से कह रहे हैं कि हम एक पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इनके सियासी अज़ाइम है, इनको किसी ने फीड किया और ये इस फीड के ऊपर जाना चाहते हैं। बिल्कुल जाएं और कानून अपना रास्ता निकालेगा, अच्छी बात है। वो वापस आना चाहते हैं तो आए, जब देखते हैं कि किस तरह से आते हैं। लेकिन देखिए जो बात अभी शफीक ने की है ना, मैं उस पर आना चाहता हूँ। नवाज शरीफ फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली का जो मुकदमा है ना, ये पाकिस्तानी अदालतों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर हमारी अदालतों ने अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है तो फिर ये साबित करना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं हो सकता कि चूजी किस्म का आप कानून लेके जाएं, किसी के लिए कुछ करें, किसी के लिए कुछ करें, किसी को कोई अपना स्पेस दें, किसी के लिए स्पेस ना दें। यानी एक अजीब मखमसा है कि एक शख्स जो यहां से जाता है, अदालत उसके ऊपर अब कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये बताइए कि जो जामन है वो कितना दंदनाता फिर रहा है, उसके ऊपर भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। भाई बात यह है कि अगर आपने जमानत दी थी तो अब आप कानून के कटहरे में आए और कानून उससे पूछे कि भाई आपने जमानत दी थी, कोई एक डॉक्यूमेंट बता दें कि वो अस्पताल में दाखिल हुए हैं, उनका इलाज हो रहा है, वो मेडिसिन खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई चीज नहीं है। वो अपनी सियासी सरगर्मियां भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में इनकलाब भी लाना चाहते हैं, पाकिस्तान में हुकूमत को गिराना भी चाहते हैं, वहां से बैठ के लॉन्ग मार्च को डिक्टेट भी कर रहे हैं, बीमार भी है। ये एक अजीब किस्म की बीमारी है जिसको सियासी बीमारी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि अब वक्त आ गया है, हुकूमत ने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हुकूमत जाए अदालत के अंदर और अदालत भी जो है ना वो उनको जवाबदेह बनाए कि भाई जिस तरह से आप यहां से गए थे, आप हमें जवाब दें कि कब वापस आ रहे हैं, उनसे तारीख लें। अगर वो तारीख नहीं देते तो कानून को अपना रास्ता निकालना चाहिए। कारी साहब, कानून को अपना रास्ता निकालना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप तो कह के गए थे कि हम इतने दिनों में आ जाएंगे इलाज करा के और आप नहीं आ रहे। आप समझते हैं कि ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया इस हवाले से कि अदालतों को इस पर रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, सवाल तो बहुत बड़ा है और इसका जो हतमी फैसला है वो तो अदालत ने ही करना है। वफाकी कबीना ने तो जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे इलाज के लिए, उस वक्त भी एक शफीक साहब फैसला किया था कि वफाकी कबीना ने उस वक्त भी एक शर्त आयद की थी कि देखिए कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस में करप्शन की जितनी मालियत बनती है उन केसेस में, वो 7 अरब रुपए गालबन बनती थी, तो 7 अरब रुपए की वो इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो जमा करवाएं और उसके बाद उनको जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए और ECL से नाम उनका निकाला जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसके खिलाफ अदालत में वो गए थे और वहाँ अदालत में जो है 2 हलफनामे आए थे। एक हलफनामा नवाज शरीफ साहब ने अदालत के हुक्म पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के सामने बैठकर जो है उस पर दस्तखत किए थे और दूसरा शहबाज शरीफ साहब ने हलफनामा दिया था और वापसी की गारंटी दी थी। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी शख्सी ज़मानत पर तो नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि उनको वापस लाएं और अगर वो वापस नहीं लाते तो मैं समझता हूँ कि वफाकी कबीना ने सही और दुरुस्त समत में फैसला किया है कि फिर उनको आइन के आर्टिकल 63 के तहत जो है उनके खिलाफ नहली की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, देखें जब कोई इंसाफ के कुर्सी पे बैठता है तो एक हल्फ लेता है। हम आपने भी अक्सर ऐसी तकरीबात में शिरकत की होगी, मैंने भी की है कि मैं इंसाफ करूँगा पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक। तो फिर ये दोहरा मायार क्यों? बिल्कुल ठीक। देखिए शफीक भाई, बात पता क्या है कि आप मैं हम में से चारों कोई भी एक छोटी सी ज़मानत दे देना और वो अगर पूरी ना हो तो हमारे घर पुलिस आ जाती है, ठीक है, और आके नॉक करके कहती है कि जी आपके चलें हमारे साथ। हमने अगर आपको डॉक्यूमेंट जमा कराए हुए कोई जायदाद के तो वो कहते हैं जी ये भी जब्त हो जाएगी। ये कौन सा निज़ाम है जिसमें एक सर्टिफाइड मुजरिम को हम तुझको एहतशाम के साथ
बड़े शान शौकत के साथ उसको जहाज मंगवा के उसको कहते हैं, उसमें हमारा सारा निज़ाम शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें बाज़ हुकूमती मशीनरी भी शामिल है, उसके अंदर अदालतें भी शामिल हैं जो कहती हैं जल्दी से भेजें, इन्हें कुछ हो ना जाए, अगर किसी हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। अदालतों ने ये इस तरह कहा, बिल्कुल मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ और उनके फैसलों का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में ये बात पैदा हो रही है शफीक साहब, जो आपने कहा कि ये ऐसी किस बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिसमें बेचारा एक मुर्गी चोर जो है कई साल जेल के अंदर बंद रहा और उसके केस की सुनवाई नहीं हो सकी। ठीक है, साइकिल चोर के साथ ये हुआ, और जो मुल्क के खजाने का चोर है, जिसकी वजह से आज हम IMF के सामने घुटने टेक के बैठे हुए, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर माशी बदम नहीं है, उसको हम तो उसको एहतशाम के साथ और उसको बाहर भेज देते हैं। तो ये दो अमली खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान में आम आदमी को ये तासुर मत दें कि इस मुल्क के अंदर दो निज़ाम है, एक गरीब को रगड़ा लगाने के लिए और एक अमीर का माथा चूम के उसे बाहर भेजने के लिए। अहमद पंसोटा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, आईनी माहिर हैं, मैं उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए चौधरी फवाद साहब ने कहा है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने सुना एक रिट तैयार की है, दरख्वास्त तैयार की है कि वो नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाअहली जो है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों दो अमली है सर? जो लोग जिन्होंने कानून का मजाक उड़ाया है, हम उनके साथ खड़े हो रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन्होंने कहा झूठ बोले अदालतों में उनको हम कहते हैं कि खैर है, कोई नहीं, क्लीन चिट दे दो। जो है उनको सेपरेट एड्रेस करता हूँ। पहले तो इस चीज को एड्रेस करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 1843 और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट उस पर पेश हो रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है, उस पिटीशन में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा ये है कि लोकल स्टैंड आएगा, लेकिन अगर फर्ज करें वो ये साबित कर देते हैं अंडर आर्टिकल 1843 कि इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और एक वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट है, तो 1843 एडमिसिबल हो जाएगी। लेकिन वहां पर मेरा ख्याल है कि मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस शायद एस्टैब्लिश करना इसलिए मुश्किल हो क्योंकि एक पार्लियामेंटेरियन की नाअहली का केस है। जहां तक उस केस के मेरिट्स का ताल्लुक है, मैं समझता हूं, पर्सनली मेरा व्यू ये है कि आइन के अंदर किसी भी शिक में अगर आप ताहियात नाअहली करेंगे तो वो शायद मुनासिब नहीं है। एक सर्टेन टाइम बाउंड होनी चाहिए, 5 साल 10 साल, ताकि एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो वापस आकर अपना सजा भुगत कर अपना जो मामला है जो भी उसको आगे लेके चल सके। अब हम आते हैं उनके दूसरे एस्पेक्ट पर जो रिलेट्स टू द गारंटी, द श्योरिटी दैट वाज गिवन बाय शहबाज शरीफ साहब। इस डॉक्यूमेंट को देखना होगा कि ये अदालत के अंदर ये डॉक्यूमेंट जो दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट एज अ गारंटी दिया गया है। ये एक तरह का एफिडेविट है जो अदालत में दिया गया है कि मैं गारंटी करता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आएंगे। इस तरह के डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बहुत एम्फेसिस दिया जाता है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि एक साइकिल चोर, एक गरीब आदमी की जाता है, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी प्रॉपर आई थिंक उसका फॉलो अप ठीक है। अब जरा ये बताइएगा, एक तो फोन में आपके थोड़े से डिस्टॉर्शन है, लेकिन ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स अदालत में एक बॉन्ड जमा कराता है, शख्सी बॉन्ड जमा कराता है, और वो फिर वो जो उसने बॉन्ड जमा कराया होता है वो नहीं मुकम्मल होता, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? जैसे शहबाज शरीफ साहब वाला केस है, मैं मिसाल के तौर पे आपको दे रहा हूँ। सर, शहबाज शरीफ वाला जो केस है ना, ये इन एडिशन टू द श्योरिटी दैट हैज ऑलरेडी बीन गिवन है, तो इसमें तो एम्फेसिस उससे भी ज्यादा है। लेकिन आमतौर पर अगर श्योरिटी जो है उसको इन केस के मेन आदमी एब्सकॉन्ड कर जाए तो उसके खिलाफ सीआरपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है, और वो जो भी उसने अपनी प्रॉपर्टी या जो भी चीज वहां पर रखवाई होती है एज श्योरिटी, उसको जब्त कर लिया जाता है, जिसके अंदर शायद प्रॉपर्टी है, कोई उसकी गाड़ी का डॉक्यूमेंट है। मुझे ये बताइएगा, मैं बिल्कुल सीधा सवाल कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बॉन्ड जमा कराया या जो लिख के दिया, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? सर, उस पर 2 कार्रवाइयां हो सकती हैं। एक तो जो पहली बात है कि अदालत के अंदर गलत बयानी, क्योंकि उन्होंने एश्योर किया है अदालत को कि ये चीज हो सकती है, तो इट टेक्स फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट। दूसरी बात ये है कि अगर वो उसकी गारंटी करते हैं और उन्होंने उसको पूरा नहीं कर सकते, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है, जिसकी सजा भी हो सकती है और सेंटेंसिंग भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि अदालत जो है उसको किस तरह लेता है। और तीसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मकसद सिर्फ किसी ऑर्डर को ना फॉलो करना नहीं होता,
अदालत से झूठ बोलना, उसकी अथॉरिटी को रिडिक्यूल करना, उसके साथ तमस्कर करना, उसकी भी, और उसकी सजा मैक्सिमम 2 साल तक है। तो ये बहुत- 3-4 चीजें जो अदालत देख सकती है। बहुत शुक्रिया लेकिन सर। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर अब हम चलते हैं पीडीएम को एक और झटका लगा है और जरदारी साहब ने कहा है कि जी मैं तो उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, पर पीपल्स पार्टी अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर चुकी है। बिल्कुल देखें ना, ये पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत चंद दिन पहले दावा किया था कि भाई पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ हम एक हैं और वो हमारा जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगा एक होगा। एक तरफ आप पीपल्स पार्टी को गालियाँ देते हैं कि भाई ये इन्होंने हमें धोखा दिया, मैं हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, और दूसरी तरफ मौलाना साहब ने कहा कि नहीं हम एक हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम एक हैं, हम पार्लियामेंट में एक हैं। बिल्कुल ठीक। आज जरदारी साहब ने उस पर लकीर मार दी है कि जो आपकी सियासत है, जो आप ये करना चाह रहे हैं, ये उस पर हम नहीं आएंगे। बिल्कुल इससे सही है। पीडीएम का जो है ना, एक पीडीएम तो पहले ही वो एक मुंतशिर लोगों का टोला है जिससे मजीद इंतशार फैलेगा। ये सारी बातें राणा साहब हो रही हैं अपना अपना सौदा बेचने के लिए, अपने अपना हिस्सा लेने के लिए, और ये एस्टेब्लिशमेंट को बताने के लिए कि भाई मैं भी लाइन में लगा हूँ। पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने अपील की कि मैं, मेरे लिए देखो मैं भी हूँ, शहबाज नवाज शरीफ तो करते रहते हैं। बिल्कुल अब सही। जरदारी साहब ने भी ये बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट करके ये कहा कि भाई हमारी इनसे कोई ये एसोसिएशन एफिलिएशन नहीं है, हम अपना एक अलग एंटिटी और हमें अलग एंटिटी की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो ये सारा पोजीशन, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हो, हर कोई अपने उसके लिए फ़ायदे के लिए अपना ना वो कुछ न कुछ चारा फेंक रहा है या कह रहा है कि भाई मैं हाजिर हूँ, मुझे मेरी तरफ तवज्जो करें। बिल्कुल ठीक। ये दावे करते हैं जमहूरियत के और मिसाक जमहूरियत और ये और वो। मौलाना फजल रहमान साहब को तो रुकता ही नहीं कि जी वो तो पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखते थे कि पार्लियामेंट को मैं ये उसको मानता ही नहीं। जब उन्हें हिस्सा मिल गया, खालिद साहब उसका जिक्र करते हैं अक्सर के, उन्हें केपी में हिस्सा मिल गया बलदियाती इंतखाब में, तो उनको तो मज़े आ गए। उन्हें पता है ना कि जो नया निज़ाम बलदियाती निज़ाम है वो इस मौजूदा निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब उनको हिस्सा मिल गया फिर उन्हें अब नज़र आ गया तो वो रुजू कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि भाई हमें भी रुजू करें। हर बंदा अपने अपने रुजू की बात कर रहा है। ये कोई ना वो इज्तिमाई कॉज ये उसके लिए नहीं है, अपने रास्ता निकालने के लिए कर रहे हैं। यानी आपका मतलब है कि मुल्क की सियासत ना हुई, प्रेस क्लब की सियासत हो गई कि हर बंदा अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सलमान साहब, कल जब सवाल किया गया उनसे कि इन हाउस तब्दीली के हवाले से जरदारी साहब से, तो उन्होंने उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह देखते हैं। देखिए ना, एक तो जरदारी साहब ने वाज़ेह कर दिया कि पीडीएम उनकी तरजीहात का हिस्सा नहीं है। ठीक है। और जो वो सियासत करेंगे वो पीडीएम से हट के करेंगे, और अगर पीडीएम ने उनका साथ देना तो मोस्ट वेलकम, अगर साथ नहीं देना तो हम उनकी सियासत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, जो पीडीएम ने अपना एजेंडा बनाया हुआ है। ठीक और है। पीडीएम से मुराद है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत और जेयूआई की सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात। दूसरी बात है, जब तहरीक अदम तमाद की बात आती है तो फिर वो आपने देखा कि उन्होंने दबे लफ्जों में उस बात को गोलमोल करने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता है कि तहरीक अदम तमाद कामयाब नहीं होगी, और उनको पता है कि ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में जो इस वक्त एक डेफिसिट है और साथ जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव है, यानी देखिए ना, जरदारी साहब पैगाम ये देते हैं कि मैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, और वो जो दूसरे वाले हैं जिसमें नवाज शरीफ और मरियम है, वो एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की बात करते हैं। अच्छा, इसलिए वो भी एक डिस्टेंस रख के बैठे हुए, उन्हें पता है ये सारा मामला चलना नहीं है। फिर इसमें एक और मसला है तहरीक अदम तमाद का, क्या पीएमएलएन इस बात पर इस बात पर इत्तेफाक करेगी कि पीपल्स पार्टी से प्राइम मिनिस्टर आए? मुमकिन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या पीपल्स पार्टी इस बात से इत्तेफाक करेगी कि पीएमएलएन में से कोई प्राइम मिनिस्टर आए? अच्छा, क्या ये दोनों जमातें इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि कोई तीसरी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर आए? इसलिए तहरीक अदम तमाद वाली बात भी सारी बेमानी है। जो शफीक ने बात की है वो बुनियादी बात है जो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं कि जनाब ये सारी तैयारियां 2023 के इंतखाबात के हवाले से एक नई सफबंदी के कॉन्टेक्स्ट में है, और जरदारी साहब को पता है कि अगर हमने आगे जाना है तो हमें अपने कार्ड कैसे खेलने हैं, और उन्होंने एक बड़ा शानदार कार्ड तो खेल दिया है। जो हमारा कल भी इत्तेफाक हुआ था, ये जो लॉन्ग मार्च को उन्होंने पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले अनाउंस करके बुनियादी तौर पे पीडीएम के खिलाफ ही लॉन्ग मार्च कर दिया ना। तो अब वो पीडीएम बड़ी अजीब व गरीब मखमसे का शिकार हो चुकी है कि क्या वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाए, क्या वो अपना अलहदा से लॉन्ग मार्च करे, और ये तो दो किस्म के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसको कैसे डील किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि जरदारी साहब की सियासत बड़ी वाज़ेह है, और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे इशारा दिया है कि हम इस वक्त इंतशार की सियासत नहीं करेंगे। अपोजिशन अदम एतमाद पे तकसीम नज़र आती है, और कल अब जो अभी जैसे हम जरदारी साहब की बात कर रहे हैं उससे भी बात क्लियर हो गई कि ये वाला ऑप्शन वो आलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, और अब वो ज़रा थोड़ा सा सड़कों के ऊपर निकल के
अपने वोट बैंक को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। राणा साहब, आप आसिफ अली जरदारी की सियासत पर से इख्तलाफ कर सकते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि अपोजिशन की सियासत के अंदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी सियासत बनवाई है। बिल्कुल सही। खुसूसन देखिए कि जब पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाला गया तो पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकलने का नुकसान होने की बजाय उन्हें फ़ायदा पहुंच गया। और अब देखिए कि इसके नतायज उनको शफीक साहब आपके इसी लाहौर शहर के ज़िमनी इलेक्शन में उनको नतायज इसलिए मिले कि उन्होंने नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ इलेक्शन मुहिम में एक स्टैंड लिया, एक मौक़िफ़ लिया, और कुछ उन्हें थोड़े बेहतर नतायज खानेवाल में 5-6 हज़ार वोट उनके बढ़ गए। तो ये सिर्फ जो नून लीग के ख़िलाफ़ उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया उसकी बिना पर उनको नतायज मिले। तो अब वो कैसे, अब तो उनका जो लॉन्ग मार्च है 27 फरवरी का, अब वो भी नून लीग के खिलाफ पंजाब में अपने आप को एक ऑप्शन के तौर पर वो पेश कर रहे हैं, तो वो पीडीएम में क्यों जाएंगे? और देखिए कि जो मौक़िफ़ उन्होंने पहले लिया कि इस्तीफे ना दिए जाएं, ज़िमनी इंतखाबात में जाएं, वो सारे जो मामला थे उन पर फिर नून लीग को भी वापस आना पड़ा। और अब एक तब्दीली और आ रही है कि नून लीग के अंदर एक जो मुखालफत की जा रही थी अदम इत्मीनान के हवाले से, अब नून लीग के अंदर से ज़्यादा आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। आज भी ख्वाजा आसिफ का, आप तो एहसन इकबाल के बयान की बात कर रहे हैं, अब ख्वाजा आसिफ का बयान देखें कि जल्द मुतफिका फैसला जो है अदम इत्मीनान के हवाले से होने वाला है। पता नहीं उन्होंने अदम इत्मीनान स्पीकर के खिलाफ करनी है, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करनी है, या किसी और के खिलाफ करनी है, लेकिन अब आवाजें जो हैं वो नून लीग के अंदर से उठना शुरू हुई हैं। और ये इस वजह से उठना शुरू हुई हैं कि अब उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफे नहीं देने, भाई इस्तीफे दे देते तो फिर ये आवाजें ना। अच्छा सारा ना ये बताएं, एक जरदारी सब पे भारी, जैसे अभी खालिद कयूम ने कहा ना कि जरदारी साहब अपोजिशन पे छा गए हैं, नतीजा क्या निकालेंगे जरदारी साहब इससे? देखिए बात ये कि जो ये जुमला है ना कि एक जरदारी सब पे भारी, ये हमारे सिस्टम की ओवरऑल नफ्सियात और जो उसकी बुनत है ना उसका एक बेहतरीन आईना है। जो सिस्टम मुनाफकत, झूठ, दौलत के इस्तेमाल, जोड़ तोड़ और अंधेरों के अंदर होने वाली मीटिंग्स के अंदर पैर पकड़ के माफिया मांगने से लेके अपना हिस्सा मांगने तक, अगर यही सियासत है तो फिर तो जरदारी वाकई सब पे भारी है। फिर ये बात पैदा होती है कि अगर जरदारी जोड़ तोड़ वो पिछले कई सालों से बड़े जाले फ़ख्र से कहते हैं कि देखें हम जेलें हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं अक्सर पूछता हूँ कि यार फिर आप जेलों में जाते क्यों हो भाई, ऐसा काम क्यों करते हो? अगर जरदारी भारी इसलिए है कि वो इस सिस्टम के लकोनास को समझ के उससे फ़ायदा उठाते हैं, अदालतों से खेलते हैं, अदालतों को थकाते हैं, अदालतों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने पीछे भगाते हैं और अंधेरों में जाके लोगों के पैर पकड़ते हैं, माफिया मांग के नए रास्ते तलाश करते हैं, तो फिर जरदारी भारी है। और अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी और वोट है तो फिर इस सिस्टम के अंदर ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने मुल्क के ख़जाने लूटे, जिनके ऊपर हीनियस किस्म के क्राइम हैं, जिनके ऊपर इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदारियां हैं। अगर वो फिर भी हीरो हैं और एक बंदा लंदन से बैठ के हीरो है, एक बंदा जो है नोडेरो से बन के बैठ के हीरो है, तो फिर इस सिस्टम और इस मुल्क के ऊपर हम क्या कह सकते हैं? राणा साहब, आप दोनों मुझे लगे नजूमी। आपने एक बार कहा था कि जो मुस्लिम लीग नून है ना, ये जो ये कर रही है पीपल्स पार्टी के साथ, ये पछताएगी। और सलमान आबिद साहब ने कहा था पीडीएम जो तरले करेगी पीपल्स पार्टी के वापस आ, तो वो तरलों का वक्त आ गया। लेकिन अब उन्हें पता है कि अगर हम उधर चले गए, खालिद साहब ने कहा कि तो फिर वो अपनी शनाख्त जो है ना, जो 33,000 32,000 वोट मिले उनको, फिर वो भी 3,300 पे आ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी उनकी जरदारी साहब की, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया। चाहे इसका अपना फ़ायदा कम हो, लेकिन कम अज़ कम वो जो छतरी थी ना, छाया छतरी थी मुस्लिम लीग नून की, उससे बाहर आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है सर, एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं, बात करेंगे शौकत तरीन साहब के बयान पे। वो कहते हैं कि जो अपोजिशन ये कहती है कि जी गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो बिल्कुल मावरा होंगे तमाम बातों से, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, उनको तो हम फारिग भी कर सकते हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं कि वो हमारे दस्तरस से बाहर हो। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। जी वेलकम बैक। और रोजनामा जंग में वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का एक बड़ा अहम बयान छपा है और उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी की बात है वो बिल्कुल गलत है और अगर गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो कानून के मुताबिक बात नहीं मानेगा हुकूमत की तो उसे फारिग भी किया जा सकता है, तब्दील भी किया जा सकता है। आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं और अभी परसों ही उनका कालम भी हमने डिस्कस किया अपने प्रोग्राम में। सुलैरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक बयान हम डिस्कस कर रहे हैं वजीर ख़जाना का और वो ये कहते हैं कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो हुकूमती पॉलिसियों के ताबे होगा और अगर वो उससे रूगर्दानी करेगा तो उनको तब्दील भी किया जा सकता है। तो ये तासुर तो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है जो अपोजिशन ने बनाया था कि पता नहीं वायसराय आ रहा है स्टेट बैंक गवर्नर की शक्ल में। जी ये बयान नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि जाहिर है जिस मुल्क में स्टेट बैंक होता है उसी मुल्क की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है और अगर आप उसका तरीकाकार देखें तो स्टेट बैंक का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, इवन जो उसके बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उन सबकी अपॉइंटमेंट हुकूमत के कहने पे की जाएगी और उनको बिल्कुल ठीक फरमाया वज़ीर ख़ज़ाना ने कि अगर वो ग्रॉस मिसकंडक्ट करते हैं तो उस मिसकंडक्ट पे उनको फारिग किया जा सकता है। इसी तरीके से उनका जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसमें उनको पार्लियामेंट में आके अपनी रिपोर्ट पेश करना होगी। और जो एक अच्छी चीज़ हुई पिछले 2 दिनों में जिससे ये तासुर मज़ीद ज़ाहिर होता है वो ये हुआ कि वो जो अपोजिशन की तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स आई और उसको नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी ने अप्रूव कर लिया था कि गवर्नर जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। गवर्नर जो है अगर वो अपने इस ओहदे से फारिग होगा तो 2 साल तक किसी वो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली इस अमर की तरफ इशारा करती थी कि वो जो एक तासुर था स्टेट विद इन स्टेट बनने का कि शायद स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से बढ़ के चीज़ बन जाएगी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है। सुलैरी साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बताया है कि जो जिसका इंतखाब होगा पाकिस्तानी होना चाहिए, 2 साल तक वो किसी और मॉनिटरी इदारे में काम नहीं कर सकता, जो इंतखाब है वो कौन करेगा और किस तरीके से होगा? गवर्नर का जो इंतखाब है वो हुकूमत नाम भेजेगी और हुकूमत के नामों को सदर मुमलिकत जो है वो अपॉइंट करेंगे। यानी जैसे एक तरीकाकार है मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए कि हुकूमत 3 नाम भेजे और उसमें से फिर सदर मुमलिकत जो है वो हुकूमत के उस इंतखाब को वो अपॉइंट कर रहे होंगे। इसी तरीके से जो स्टेट बैंक का बोर्ड है उसके जो मेंबरान हैं उनको भी हुकूमत नॉमिनेट करेगी और सदर जो है वो उनको अपॉइंट करेगी। ठीक है, ठीक है सर। एक सवाल इस सब्जेक्ट से हटके वैसे जाते जाते ये बताइएगा कि जो 2021-22 शुरू हो गया, 22 शुरू हो गया, इसमें हुकूमत कहती है कि जो ग्रोथ रेट है वो 5 तक जाएगी। आप क्या समझते हैं कि ये 5 को छू लेंगे हम इस साल? देखिए चूंकि जो पिछले साल की ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है, जो 3.9 जिसको कि लोग नहीं मान रहे थे, मेरे ख्याल में उसका जो फाइनल फिगर है वो तकरीबन 4.3 4.4 तक आ रहा है। तो चूंकि बेस रेट थोड़ा हाई हो जाएगा तो शायद 5 से नीचे हो, लेकिन 4 से ये इंशाल्लाह ऊपर हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बात करने का। खालिद साहब जो अब बात हुई है इससे मेरी भी ईमानदारी की बात है, मेरी भी एक टेंशन जो है वो दूर हुई, कन्फ्यूजन दूर हुई। जो एक ये तासुर बन गया था कि पता नहीं वो कोई वायसराय है जो उतरेगा और उसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, वो तो कह रहे कि जैसे बाकी सरकारी अफसर हैं उसी तरह वो होगा। असल में हुआ यह है कि अपोजिशन की तरफ से ये जो परसेप्शन बना दिया गया था, तासुर कायम कर दिया गया था कि शायद
गवर्नर स्टेट बैंक का जो फैसला होगा वो भी IMF किया करेगी या दीगर बैन अवी जो अदारे हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह उनका उसमें अमल दखल होगा। तो ऐसी सूरत हाल तो है नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री जो है वो भी वफाकी हुकूमत करेगी और उसका नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान करेंगे और उसके बाद हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद के वो ना सिर्फ पाबंद होंगे बल्कि उससे भी बढ़कर वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होंगे। और दूसरा इसमें जो डायरेक्टरान हैं जो स्टेट बैंक के डायरेक्टर्स होंगे उनकी तकर्री जो है वो भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी और जो उसको स्टेट बैंक को जो चलाया जाना है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चलाना है। ये इज्तिमाई फैसले बोर्ड के होंगे, अकेले गवर्नर स्टेट बैंक के फैसले जो हैं वो नहीं होंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो काम है इस बिल के जरिए राणा साहब जो स्टेट बैंक का फाइनेंशियल रेगुलेटर का जो रोल है उस रोल को स्ट्रेंथन किया गया है और उसका सबसे ज्यादा जो है मामला के गवर्नमेंट जो हुकूमतें स्टेट बैंक से बहुत ज्यादा कर्जे लिया करती थी, अब उन कर्जों को भी कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरह फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाफज होगा तो हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। मीडिया ब्रिगेड को देखे ना, इस पर सलमान साहब बेहतर रोशनी डालेंगे। मीडिया ब्रिगेड ने क्या तासुर क्रिएट किया होता है कि शायद हम फिर से कॉलोनियल सिस्टम में जा रहे हैं और वही अब्बास राय जो बाहर से को मुकर्रर करेगा वही हमारे मामला को कंट्रोल करेगा। सुलैनी साहब ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और ये वो जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसका सदबाब हो जाएगा। इसमें खास तौर पे जो अपोजिशन की तजावीज़ थी उनको भी अकोमोडेट किया है हुकूमत ने, जो भी बात डॉक्टर साहब ने की है। तो ये जो जिस अंदाज का तासुर फैलाया गया था ना हमारे मीडिया के अंदर, चाहे वो अपोजिशन जमातों ने या एक मखसूस मीडिया ने, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि हमने कुछ इस तरह की तस्वीर पेश कर दी थी जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को गिरवी रख दिया है, अपनी खुद मुख्तारी को जो है ना खुद ही विड्रॉ कर दिया है। तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं है जिस अंदाज से अपोजिशन ने एक नैरेटिव बिल्ड किया था। मेरा ख्याल है कि हमें ना एक जो ये मीडिया ब्रिगेड है ना इसको कुछ खबरें ऐसी दे देनी चाहिए जो सच्चाई पे मबनी हो ताकि इनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी जो है वो बन जाए। वो जो बेचारे मसला तो उनका क्रेडिबिलिटी का है ही नहीं, लेकिन उनका आज़मा खराब हो जाएगा। मसला ये है कि अगर वो क्रेडिबिलिटी के चक्कर में पड़ गए तो फिर वो जो कारोबार करते हैं वो कहाँ से करेंगे। नहीं, मैं यही चाह रहा हूँ, देखो यार वो हमारे भाई हैं तो सहाफ़ी ना, बेचारे उनकी भी रोजी रोटी लगी हुई है। चलो कहीं किसी को लंदन से पैसे आ जाते हैं, किसी को रायगढ़ से आ जाते हैं, किसी को बास्केट आ जाती है। अच्छा, बास्केट को सुने, जहाँ से वो गए ना वहाँ से फल आए थे, उस मुल्क का ना कोई फल मशहूर है ना कोई मिठाई मशहूर है। ये एक बात मुझे और समझ नहीं आई सर, ये फल जो है वो फ्रूट नहीं होता, फल होता है। अच्छा नहीं, मैंने घर जाके ना बकायदा एक इमेजिन किया कि अगर फर्ज करें एक बास्केट हो उसमें एक दुआना रखा जाए और 2 खरबूजे रखे जाएं, ठीक है, 3-4 आड़ू रखे जाएं, 5-7 केले रखे जाएं, तो ये बास्केट कैसे बनेगी? तो मुझे अभी तक वो बास्केट समझ नहीं आई कि वो बास्केट जो है अभी तो बने कैसे। अभी तो सुना है कि नई ऑडियो भी आ रही है जिसमें गाड़ियां देने की बातें शामिल है। इसको फला को ये गाड़ी दे दो, फला को ये गाड़ियां दी हुई है। हाँ, दी हुई है हमारे कुछ हम पेशा जो एंकर है ना, गाड़ियां हैं उनके पास। नहीं, और मुझे तो आप ये बात कर रहे हैं, मुझे तो ये भी पता है कि हमारे एक सियासतदान ने रिपोर्टर्स को गाड़ियां दी थी। सर, आपको कुछ साइकिल मिली? आपको कुछ साइकिल मिली है? आपको साइकिल कुछ मिली? मुझे तो उस गाड़ी के झूठे भी नहीं मिले। वो जो गाड़ी ऐसे ना गार्डन टाउन में एक दफ्तर है इनका ना, जो लंदन फैमिली है ना, तो उसके नाम 4 गाड़ियां जो हैं जो मैंने कागजात देखे वो उन गाड़ियां कंपनी के नाम है, लेकिन इस्तेमाल ये कर रहे हैं। हाँ। और बाद में जब किस्तें पे हो जाएंगे तो फिर वो आपको गाड़ी मिली थी, रिपोर्टर्स को जब मिली थी गाड़ी साइकिल मिली थी सर। नहीं, हमें तो कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं इस तरह की बातें तो चलती रहती है। लाहौर से लोगों को मेरे में आपकी सबके में के गाड़ियां दी गई रिपोर्टर्स को और 0 मीटर गाड़ियों की चाबियां दी गई। और इससे आप अंदाजा करें कि सहाफत को ये लोग कितना आजाद देखना चाहते हैं। साहब जी, 0 मीटर जो गाड़ियां जिनकी आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं, कई पार्टियों की तरफ से वाकया। जी, जो मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ वो खाली नून लीग की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की भी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। और ये गाड़ियां आप तो अब कंपनियों की बात कर रहे हैं ना, शफीक साहब गार्डन टाउन के नाम से रजिस्टर्ड थी, ये हुकूमतों के नाम पर ज्यादा रजिस्टर हुई है। अच्छा सर, रोजनामा डान में जाहिद साहब का कालम है, जाहिद हुसैन साहब का,
और सिविल मिलिट्री लीडरशिप और नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने इस पे डिस्कस किया है। और बड़े अहम पॉइंट है, सीरियस पॉइंट है जिनके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं चाह रहा हूँ उस कॉलम पे आपके वो राय। एक तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही जैसे कहते हैं इफेक्टिव किस्म का डॉक्यूमेंट है शफीक साहब, क्योंकि उसमें कंसल्टेशन जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो पूरा अडॉप्ट किया गया है और एक अपने आप को रिविजिटिंग की गई है। जो लफ्ज उन्होंने कहा ना रीडिफाइनिंग, उन्होंने कहा रिविजिटिंग की गई है बहुत सी पॉलिसी पे, खासतौर पे जियो इकोनॉमिक्स को बेस करके दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कहा कि ये एक नई जहत है। लेकिन अब उन्होंने खासतौर पे जो बात की है ना कि पार्लियामेंट से इसको मंजूर करवाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मैंने आज ही खबर पढ़ी है कि कौमी सलामती पॉलिसी का जो एक हिस्सा जो है ना, जो खास तौर पे बहुत ज्यादा सीक्रेट नहीं है, उसको पब्लिक करने का फैसला किया गया है। और उसमें उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ मिलकर जो है ना इसको डॉक्यूमेंट को पब्लिक करेंगे। और इसमें खास तौर पे जो है ना हाइब्रिड पॉलिसी के बारे में बात की गई है और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमसायों से बेहतर ताल्लुकात, मईशत को बड़ी हैसियत हासिल होगी, कौमी मफाद अहम होगा और तिजारत को बहुत ज्यादा फोकस दी जाएगी। तो अब बुनियादी बात यह है कि ये जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है इसके ऊपर हम एक बड़ा इत्तफाक राय पैदा करें और खास तौर पे जो हमारी दाखिली पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो ग्रे एरिया है उनको दुरुस्त करके जो है ना हम अपनी कौमी सलामती को यकीनी बना सकते हैं। और ये बात जो आर्मी चीफ भी कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कर चुके हैं, अगर मईशत मजबूत होगी तो आपकी दाखिली सलामती भी और आपकी खारजी सलामती भी जो है ना वो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पढ़ रहा था वो है कि जो आबादी है ना, उसको पॉपुलेशन के ऊपर बड़ा काम होगा, क्योंकि आबादी बढ़ने से वसाइल तो कम होते चले जाते हैं, वसाइल तो वही हैं जो हैं। तो आबादी को कम करना ये जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा है उसका बड़ा अहम तरीन है। और सबसे ह्यूमन रिसोर्स को और फिर फूड सिक्योरिटी को। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो कुछ भी है ना न्यूक्लियस हमारा मालियाती जो है ना वो रखा गया कि हम उस पे बेस करके चलेंगे। ये पहली दफा पाकिस्तान में एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्लियर किया गया कि हमने एक्चुअली अब जिंदगी कैसे गुजारनी है। पहले तो हम एवे मतलब कर रहे थे, अब एक सबके पास एक पॉलिसी आ गई है। अच्छा सर, रोजनामा 92 का इदारिया है और उसमें उन्होंने गुफ्तगू की है कि जो अभी ताज़ा तरीन खरासानी को जो मारा गया है कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। पाकिस्तान और ने तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको भी कम किया। लेकिन भारत का ये प्रोपेगेंडा कि जी पाकिस्तान और अमेरिका को वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है, ये एक मतलब फॉल्स है। इसके ऊपर सारा ये है और वो एक बड़ा इंफॉर्मेटिव किस्म का जो इदारा है। अब जो मुझे इससे लग रहा है ना कि अब तालिबान को भी चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई कि जो उनका पुराना एक था वार लॉर्ड थे, उससे बाहर आना पड़ेगा और अमन को उनको अपना अवलियत देनी पड़ेगी। अगर उनके मुल्क में अमन होगा तो वो अमन फिर गारंटी करता है पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की। खरासानी को ऐसे लोगों के खिलाफ जो इन्होंने इकदाम किए हैं, ये उन्होंने अपने ये खुश आइंद बात है कि उन्हें समझ आ गई कि अमन ही वाज रास्ता है, बजाय इसके कि वो मारामारी में लग जाए। और फिर सबसे बड़ा वो खतरा दाइश का है। अब देखें ये कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें मुझे यकीन है कि आलमी ताकतों भी उन्हें पूरा उन्हें सपोर्ट हासिल होगी और उनकी विजिलेंस सारा और जो उनके पास नेशनल उनके अपनी सिक्योरिटी के जो जदीद हालात हैं, तो ये तालिबान को इनको ख़त्म करना पड़ेगा, इनसे निजात हासिल करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है फिर ना IMF आएगा, ना वर्ल्ड बैंक आएगा, ना चाइना आएगा, ना कोई आएगा। अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता एक रेयर सोच है, अगर अमेरिका पाबंदियाँ लगाता है अफगानिस्तान में, खुदा न खास्ता, तो फिर ये कहाँ खड़े होंगे। बिल्कुल सही है। अब उन्हें ये समझ, अच्छी बात है, उनकी क़यादत को समझ आ गई कि हम अगर दुनिया के साथ चलना है तो हमें ये स्टेप लेने पड़ेंगे। अपने मुल्क में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या जो वार लॉर्ड्स हैं या कोई दहशतगर्द ग्रुप हैं, उनसे निजात हासिल करना पड़ेगी, फिर दुनिया हमारी तरफ आएगी और फिर ही हम आगे तरक्की करेंगे। नहीं तो अल्लाह माफ़ करे, फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर पहले ये नतीजा देख चुके हैं। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि उन्हें समझ आ गई कि हमें ये स्टेप उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल। सलमान साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं शॉर्ट कमेंट चाह रहा हूँ। इस वक्त अफगानिस्तान शदीद सर्दी है, ठीक है, और वहाँ पे खुराक जो है वो कम होती जा रही है, मेडिसिन कम होती जा रही है और छोटे बच्चे जो हैं उनकी बड़े पैमाने पे हलाकतों का खदशा है। लेकिन आलमी जो उम्मा है, वो दुनिया जो है वो क्यों नहीं हिल रही है अपनी जगह से? पाकिस्तान ने पिछले चंद माह में आलमी सतह पे जितनी बड़ी सफारतकारी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में की है ऑन द ह्यूमन ग्राउंड्स, इंसानी हवाले से, उसमें खास तौर पे अगर आलमी दुनिया अपने आप को जिम्मेदाराना किरदार में नहीं लाएगी
और अफगानिस्तान को सिर्फ तालिबान की आंख से देखने की बजाय अफगानिस्तान को अफगानिस्तान की आंख से देखा जाए, वहां जिन लोगों को इस वक्त सहूलतें दरकार है वो दी जाए, तो मैं समझता हूं कि ये तो आलमी दुनिया का इसमें बड़ा इसमें रोल है। और खास तौर पे मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि जो बहुत सी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, इक़वाम मुत्तहिदा वगैरह UN ऑर्गेनाइजेशन, जो वहां पे अफगान अवाम को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप एक फाइनेंशियल सिस्टम जो है उन पे जो पाबंदियां हैं उनको दूर नहीं करेंगे, फिर खास तौर पे जब तक आप तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए ना, एक बड़ा मसला आ रहा है जो भी इन्होंने कहा कि अगर तालिबान कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, तो फिर आलमी दुनिया को भी उसी तरीके से इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि पैसा वहां पे उस वक्त आएगा, फैसिलिटीज वहां पे उस वक्त आएंगी, रिसोर्सेज उस वक्त आएंगे जब आप अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। तो मैं ये समझता हूं इसको तस्लीम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सुन। अच्छा राणा साहब, देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो अलमिया जन्म ले रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके खात्मे के लिए शफीक साहब सबसे ज्यादा जो किरदार है इस वक्त वो पाकिस्तान अदा कर रहा है, और सबसे बड़ी इसकी जो कीमत है वो भी पाकिस्तान अदा कर रहा है। कि देखिए कि पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई का हमें सामना है या दीगर इस तरह के मसाइल हैं, अब वो उसका भी एक दबाव, एक वजह अफगानिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान से चीनी अफगानिस्तान जा रही है, आटा अफगानिस्तान जा रहा है, दीगर अशिया भिजवाई जा रही है, हत्ता कि डॉलर जो है इसका भी प्रेशर जो है वो अफगानिस्तान की वजह से, लेकिन पाकिस्तान ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है और रजामंदी से दे रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। शफीक साहब वाला जुमला दूसरे के तौर पे आप कह दीजिए ताकि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, वहाँ ना पुलिस है, ना आपके कोई सिविल अपने इदारे हैं, ना आपका कोई मेडिकल, ना कोई एजुकेशन, ना बैंकिंग, कुछ भी नहीं है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तभी खड़ा होगा जब अब पीस आएगा। पीस के बगैर ना दुनिया मदद कर सकती है, ना पाकिस्तान मदद कर सकता है। पाकिस्तान में भी एक ना आलमी एक लड़ी में का एक मोती है, उसका एक हिस्सा है। तो जब तक पूरी दुनिया से तवज्जो नहीं देगी, तो ये अच्छी बात है कि तालिबान को होश आ गया है कि वो अपने जो पीस उसको इंश्योर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे हालात बेहतर होंगे अगर वो इसी तरह चलते रहे तो। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। और टॉप 10 था गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 साल से जो कबाइल में एक तनाज़ा चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया है। इसका फ़ायदा कौम को ये होगा कि दयामिर भाषा डैम जो है उसकी तामीर के सिलसिले में जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी। एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो डैमों का मसला है वो तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी रुकावटें डालकर रोक दिया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कबाइल के अंदर ये मामला तय हो गया, जिसका मतलब यह है कि दयामिर भाषा डैम की तामीर अब तेज़ी से जारी होगी। जाते हुए एक दिलचस्प खबर आपसे शेयर कर दूं, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है कि सिंध के अंदर मुजरिमों को हस्पतालों के अंदर शाहाना ज़िंदगी गुजारी जाती है, लेकिन हमारे वज़ीर आला सिंध लगता है कि सिंध में ही नहीं रहते, उन्हें यही नहीं पता कि ऐसा है। वो कहते हैं कि ऐसी खबर कोई भी नहीं है, ये सब झूठ है। हैरत है सर, निकलें बाहर, जाके अपने महलों से निकल के देखें दुनिया में क्या हो रहा है। खाली महलों में बैठ के बयानबाजी से हुकूमतें नहीं चलती। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।